अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन बी किया था पेपर ऑफ 2022 के फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में हम उसका सेक्शन सी करेंगे। तो मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सैयद रबीद बिन आजम फ्रॉम वी ट्यूशंस। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो जो लॉन्ग के सेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ये: टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ masses m1 and m2 initially moving with velocities u1 and u2 respectively in one dimension collide elastically। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। और इसमें कह रहे हैं डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। इसका मैंने लेक्चर भी बनाया था जब इसके चैप्टर में ये टॉपिक आया था। और उसमें एक दफा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं जिन टॉपिक्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं उनको थोड़ा सरसरी तौर पे समझा दूंगा, और जो नहीं किए अभी तक उनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वही नोट्स हैं जो लास्ट मैंने लेक्चर जब बनाया था इसका इलास्टिक कोलिजन का, तो इन्हीं नोट्स से समझाया था आपको। तो यहाँ सिंपली इसकी ये डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है, उसके अलावा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या क्या हमने कंसीडरेशन की है। वेलोसिटीज u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन है और v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ये इसकी डायग्राम है। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल किया इसको। m1 u और v सॉरी u1 और v1 एक जगह किया हमने, और u2 और v2 मतलब बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज को एक जगह किया और आफ्टर कोलिजन वालियों को एक जगह किया वेलोसिटीज को। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ m1 कॉमन आ रहा था और यहाँ m2 कॉमन आ रहा था, दोनों को कॉमन लिया हमने। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूज किया और अगेन वही काम किया हमने। और एट दी एंड हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बची जिसको हमने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन से। और फाइनली अच्छा, यहाँ हमारे पास एक कंडीशन बन रही है, आप देख सकते हैं जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। तो यहाँ जो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बेसिकली रेफरेंस है नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले कि इस स्टेप में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास अब u1 प्लस वी वन इक्वल्स टू u2 प्लस वी टू आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन बी, इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू आ गई। v2 को हमने जस्ट अकेला कर दिया तो u2 उधर जाके माइनस का हो गया। अच्छा, ये वैल्यू जब हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट की। उसके बाद हमने वही काम किया, u वाली जो वेलोसिटीज थी उनको एक जगह किया और v वाली को एक जगह किया। यहाँ से हमें हमारे पास कॉमन आया m1 प्लस m2। इसी तरह यहाँ से हमने कॉमन लिया u1। अच्छा, यहाँ जो हमने इस तरह से वेलोसिटीज को अलग किया था उसके बाद हमने इनको जस्ट इधर उधर करके लिख दिया। ये राइट हैंड साइड था, अगले स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया। इधर से हमारे पास v1 कॉमन आया तो हमारे पास अंदर ये बचा। यहाँ से हमारे पास इन दोनों को करते हुए u1 कॉमन आया तो m1 माइनस m2 बचा। और इधर हमने इसको एज इट इज लिख दिया 2m2 u2 को। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ v1 की वैल्यू कैसे आई, v1 को अकेला करके सिंपली इंडिपेंडेंट किया, उसकी वैल्यू आ गई। और हमने बिल्कुल जो अभी काम किया सारा वही सारा अब हम v1 के साथ करेंगे। इसी इक्वेशन से हमने v1 को अकेला किया, v1 की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट किया और यही सारे स्टेप्स हमने दोबारा फॉलो करते हुए एट दी एंड हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये है तरीका v1 और v2 फाइंड करने का जब दो स्फीयर्स का इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो। सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कोई इतना मुश्किल मैथमेटिकल स्टेप्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसको भी बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर में समझाया था
और पूरा ग्राफ स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाया था कि किस तरह ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। ये ग्राफ था जो कि मैंने एक प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप इसको बना के दिखाया था आपको, और हमने इस ग्राफ के लिए ये कंसीडरेशंस ली थी कुछ इस तरह। और इसके अलावा फिर मैंने जो इसके नोट्स बनाए थे वो भी बहुत इजी करके स्टेप बाय स्टेप बनाए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह बिल्कुल करके लिखा हुआ है ताकि बहुत इजीली आपको समझ आ जाए। अगर आई होप ये आपको देखकर समझ आ जाएंगे क्योंकि इजी स्टेप्स हैं काफी। और अगर फिर भी नहीं है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें ये टॉपिक था हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे जाके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वहां मैंने काफी डिटेल में ये टॉपिक पूरा समझाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। दो स्लिट्स होती हैं जिनसे एक सोर्स ऑफ लाइट लाइट पास होती है और एक स्क्रीन पे वो इंटरफेरेंस बनाती है, स्क्रीन पे उसकी इमेज आती है एक तरह से। Young double slit experiment involves two coherent light sources placed close together, producing an interference pattern that illustrates the wave nature of light. Young double slit एक्सपेरिमेंट बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। थॉमस यंग ने किया था एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट थे। अच्छा, हमें जो इसमें निकालना है वो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला डिराइव करना है। फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें पहले पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सेकंड स्लिट से निकलने के बाद जो रेज जा रही हैं हमारी, वो कुछ इस तरह से उनका पैटर्न बन रहा है। ये इस तरह से एंगल्स बनते हैं और हम जो अभी आगे कंसीडर करेंगे उसको, वो हम जो ट्राइंगल, हम बेसिकली ट्राइंगल्स की फॉर्म में इन्हें कंसीडर करते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स का हमें पता है सॉल्यूशन करना इजी होता है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जरिए काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल क्यू ओ पी को। क्यू ये है, ओ ये है, पी ये है, मतलब हम इस ट्राइंगल को ऐसे कंसीडर करेंगे, ये और ये वाला पार्ट। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, इसको हम कंसीडर करके आगे चलेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू बनी, हमें पता है साइन बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ओ से लेकर पी तक ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ओ पी हमने परपेंडिकुलर ले लिया। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, यहाँ क्यू पी है, क्यू से लेकर पी तक जो जा रही है, क्यू पी हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया। और इसको हमने इक्वेट करा दिया। ओ पी, ये जो ओ और पी जा रही थी यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं वाई के इक्वल है। ये वाई यहाँ शो करेगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज को। पहले हम पोजीशन ऑफ फ्रिंज अभी आप कह रहे हैं और क्यूपी अभी ऐसे ही लिखा हमने। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो ये जो क्यू क्यू ओ है, ये जो क्यू से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल लिया गया है, कैपिटल एल के, या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन भी कह सकते हैं इसको। तो ये पी क्यू भी इसी के इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू क्यू ओ इक्वल टू एल। तो इस पी क्यू या क्यू पी की जगह हम एल लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल एल। अच्छा, इसको अब हम दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे मल्टीप्लाई डी से, क्योंकि हमें डी साइन थीटा की कंडीशन एक साइड पे बनानी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा क्यों बनानी है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। यहाँ हमारे पास डी साइन थीटा बन गई लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास डी वाई अपॉन एल हो गया। अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एक डिफरेंट कंडीशन लगती है और डार्क फ्रिंजेस के लिए डिफरेंट कंडीशन। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो कंडीशन लगती है वो ये है कि डी साइन थीटा बराबर होता है एम लैम्डा के। तो जस्ट हम डी साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे एम लैम्डा, और बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख देंगे हम, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद हमें जो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है वो इस y की निकालनी है, y m। ये m बेसिकली आप कह लें कि ब्राइट फ्रिंज को शो कर रहा है। डार्क फ्रिंज के लिए मैंने वाई डी आगे इस्तेमाल किया, आगे करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको अकेला करना था y को।
तो एल वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, एल एम लैम्डा हो गया, और डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारी सिंपल कंडीशन बन गई ब्राइट फ्रिंज के लिए। और सिमिलरली अगर हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन बनाए तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन बन गई, डार्क फ्रिंज के लिए डी साइन थीटा बराबर होता है एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा के। तो जस्ट डी साइन थीटा की जगह एम प्लस 1/2 लिख दिया हमने, और इसको वाई डी से डिनोट कर दिया, डी फॉर डार्क। अगेन हमें वाई डी की वैल्यू ही निकालनी है, उसको इंडिपेंडेंट किया और हमने सिंपली वैल्यू निकाल ली इसकी। अच्छा, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमें फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है। अभी हमने सिर्फ पोजीशन निकाली है इसकी। फ्रिंज स्पेसिंग होती है बेसिकली जो फर्स्ट वो होती है हमारी फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज, या यूं कह लें सेकंड और थर्ड, या थर्ड और फोर्थ। तो इनके जो बीच में डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग। फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज के बीच में डिफरेंस, या सेकंड फ्रिंज और थर्ड फ्रिंज के बीच में डिफरेंस, ये आप डेफिनेशन में अगर देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग। जो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस है उसको हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग। अगर हम वो जो पीछे इक्वेशन ब्राइट फ्रिंज की निकली उसमें m इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो हमारी पहली फ्रिंज की इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा एल अपॉन डी। और अगर हम m इक्वल टू 2 पुट कर दें तो जस्ट हमने क्या किया, यहाँ फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज की हम कंडीशन निकाल लें ताकि उन्हें माइनस करा के हम ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला निकाल सकें, ड्राइव कर सकें। तो फर्स्ट फ्रिंज हमारी ये आ गई, सेकंड फ्रिंज हमारी m इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये आ गई। अब जस्ट इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट जब हमने कराया इन दोनों को तो हमारी फाइनली जो डेल्टा y की वैल्यू आई है ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग की, वो आई है लैम्डा एल अपॉन डी। क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 था, तो 2 माइनस 1 1 के बराबर है। तो और ये जो ब्रैकेट था ये एज इट इज रहा लैम्डा एल अपॉन डी। तो ये आ गई हमारी ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग की कंडीशन। अब हम डार्क फ्रिंज स्पेसिंग की देखना, बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगी। डेफिनेशन भी वही है कि टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस डार्क फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे पहले इक्वेशन 5 में जो डार्क फ्रिंज स्पेसिंग की इक्वेशन थी। तो हमने जब m इक्वल्स टू 1 पुट किया तो हमारा आंसर ये आया y1 का, और m इक्वल्स टू 2 पुट किया तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और सब्ट्रैक्ट करके अगेन वही काम करेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू हमने निकाली इसकी डार्क फ्रिंज स्पेसिंग की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ बाय यूजिंग रे डायग्राम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये टॉपिक भी मैं आपको लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक दफा फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की पहले तो डेफिनेशन आ गई, क्या होती है, फॉर्मूला आ गया सिंपल। इसकी एग्जांपल आ गई कि एक सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट्स ऑर्बिट। अच्छा, ये पाई डायग्राम मैंने बना के दिखाई थी, फिर इस पाई को अलग कट करके दिखाया था, और यहाँ डेल्टा वी बराबर है वी टू माइनस वी वन के, और डेल्टा वी अपॉन वी बराबर है डेल्टा एस अपॉन आर के। ये कंडीशंस हमने लिखी थी यहाँ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, अगेन वही कंडीशन जो पीछे लिखी गई थी, v वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। अच्छा, हमने दोनों साइड्स को डेल्टा t से डिवाइड कराया। क्यों डिवाइड कराया, ताकि एक साइड इक्वल आ जाए। यहाँ एक साइड एक्सेलरेशन के इक्वल आ गई और हमारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल गई फाइनली वो वी स्क्वायर अपॉन आर निकल गई। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर, जो भी एंगुलर का कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो यहाँ हमारी जो वेलोसिटी है या v की वैल्यू है वो r इंटू ओमेगा निकलती है। तो इसमें जैसे हमने r इंटू ओमेगा पुट किया और ये वैल्यू हमने फाइनली निकाली 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। इजी डेरिवेशन है ये, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप with the help of ray diagram derive an expression for its magnifying power when it is focused at infinity. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हमें लिखना है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है बेसिकली। तो मैग्नीफाइंग पावर जो निकलती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो निकलती है इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज है उसका जो आई से एंगल है to the angle subtended by object itself when both the object and images are at infinity. जो ऑब्जेक्ट और इमेज के एंगल्स हैं उनका रेशियो निकल के मैग्नीफाइंग पावर निकलती है टेलीस्कोप की, और ये इन एंगल्स को हम बीटा और अल्फा से शो करते हैं कुछ इस तरह। ये बीटा, ये अल्फा। अच्छा, यहाँ अल्फा है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और बीटा है हमारे पास एंगल बाय द इमेज। और यहाँ हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है अगर आप देखें तो यहाँ ए प्राइम, बी प्राइम और ओ को अगर हम लेकर चलें तो यहाँ टेन अल्फा हमने लिया है ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ बी प्राइम। फॉर स्मॉल अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो हम टेन को यहाँ निग्लेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ इसको अल्फा के ही इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो जस्ट हमने क्या किया, इस ए बी प्राइम अपॉन एफ ओ लिख दिया। यहाँ जो ये ओ बी प्राइम था इसको हमने एफ ओ के इक्वल ले लिया। अच्छा, इन ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ प्राइम, अब ये दूसरा ट्राइंगल हमने कंसीडर किया यहाँ पे, और सिमिलर काम हमने इसके लिए किया, लेकिन यहाँ जो काम हमने अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए किया था वही काम हमने यहाँ किया, लेकिन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस बार। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकल गई, बस फर्क ये है यहाँ एफ ओ लिखा है, यहाँ एफ ई लिखा है। एफ ओ मतलब फोकस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक को हम कहते हैं आई पीस और दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जस्ट हमने, अगर हम इसको इतनी कॉम्प्लेक्स ना बनाना चाहें और हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यूज लिख दें और डायरेक्ट इसके साथ ये ए प्राइम बी प्राइम अपॉन एफ ओ और बीटा के साथ ए प्राइम बी प्राइम अपॉन एफ ही लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराना है क्योंकि हमारे पास यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी बीटा अपॉन अल्फा, तो इन दोनों को सिंपली हमने इस तरह डिवाइड करा है। क्योंकि डिवाइड हो रहे थे, फिर हमने जब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई की साइन डाली डिवाइड हटा के, तो हमने एक वैल्यू को इस तरह रिवर्स कर दिया, तब ये एफ ओ ऊपर आ गया और ये ए प्राइम बी प्राइम नीचे आ गया। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम थी एक दूसरे से कैंसिल आउट हुई, और फाइनली हमारे पास एफ ओ अपॉन एफ ही आ गया मैग्निफिकेशन का रिलेशन या फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का एफ ओ अपॉन एफ ही आ गया। बहुत सिंपल डेरिवेशन है ये, सिर्फ ये पार्ट आपको अगर थोड़ा ट्रिकी लग रहा है तो इसको बस, अगर आपको ये पार्ट थोड़ा भी ट्रिकी लग रहा है तो इसको आप सिंपली इस तरह करें कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज अल्फा की, मतलब टेन अल्फा, ऑब्वियसली आपको इस तरह तो लिखना पड़ेगा, बट डायरेक्ट ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद तो जस्ट इजी है, ये आपने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करना है और एम की वैल्यू निकाल देनी। लास्ट है हमारे पास हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। इसको देखते हैं सबसे पहले, प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स किस तरह बनती है। स्टैंडिंग वेव्स, टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए। दिस रिजल्ट इन अ स्टेशनरी पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। जब दो वेव्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन से टकराती हैं तो एक स्टेशनरी पैटर्न बनता है वाइब्रेशन का, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड। वेवलेंथ और स्पीड पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑन अ स्ट्रिंग इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करती है और नंबर ऑफ लूप्स। अच्छा, इसको जो हम लिखेंगे वो इस तरह, लैम्डा इक्वल टू 2l अपॉन n, where L is the length of string and n is the number of loops. Therefore, the frequency of standing wave pattern for n loops is given by
फ्रीक्वेंसी एन लूप्स के लिए हम इस तरह लिखते हैं इसको, f इक्वल्स टू एन वी अपॉन टू लैम्डा। वी अपॉन लैम्डा होता है क्योंकि v की वैल्यू एन वी ले ली हमने और लैम्डा की वैल्यू ये ले ली 2l अपॉन एन। ये एन वी कैसे कैसे आई वैल्यू और एन यहाँ से कैसे हट गई? तो जब हमारी ये कंडीशन बन गई f इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एन इंटू वी अपॉन टू इंटू लैम्डा, तो ये हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बन गई। अच्छा, अब हमें अगर निकालनी है वन लूप, टू लूप, थ्री लूप्स के लिए, तो ये वन टू थ्री जो है ये बेसिकली एन की वैल्यूज है, नंबर ऑफ लूप्स की। तो जस्ट हम इधर पुट करते जाएंगे। अगर हमें फॉर वन लूप निकालनी है तो हम इसको कुछ इस तरह से पुट करेंगे। फॉर वन लूप हमने n इक्वल टू वन पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमारी वन लूप की फ्रीक्वेंसी आ गई v अपॉन टू लैम्डा। सिमिलरली फॉर टू लूप अगर निकालनी है हमें तो n इक्वल टू टू पुट कर दिया इसी में, और हमारी टू लूप की फ्रीक्वेंसी आ गई v अपॉन लैम्डा। ये क्योंकि टू अपॉन टू कैंसिल हो गया एक दूसरे से, v अपॉन लैम्डा आ गई। और सिमिलरली फॉर थ्री लूप्स हमें निकालनी है तो n इक्वल टू थ्री हमने पुट कर दी। बहुत इजी डेरिवेशन है ये भी, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 2022 का पेपर काफी इजी आया हुआ है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और 2022 का आज हमारा इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो गया है पेपर। और अगर आपको पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका था, अभी मैंने एक थोड़ा सा फ्लो में उसका फास्ट रिवीजन करवा दिया, लेकिन अगर आपको और डिटेल में उन्हें समझना है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनके उनके उधर जाके आप आराम से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2021 का होपफुली पास पेपर करवाएंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें।